आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त की बड़ी खबर जमुई से, जहां मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जमुई जिले की 3 शाखाओं में लगभग 50 लाख के गबन का खुलासा हुआ है। इस मामले में तीनों शाखा के तत्कालीन मैनेजर के खिलाफ बैंक के अधिकारियों ने केस दर्ज कराया है और केस दर्ज होने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक माइग्रा खाते यानी कि बंद हो चुके खाते की ऑडिट रिपोर्ट के बाद सहयोग समितियों के रजिस्ट्रार के निर्देश पर केस दर्ज कराया गया है। जमुई जिले की 3 शाखाओं झाझा, लक्ष्मीपुर और चकाई के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पर केस दर्ज हुआ है। बंद हो चुके खाते में बची राशि का 2019 में ऑडिट कराया गया। घोटाले के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी केसी कुंदन। दी मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के 3 शाखा में ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद लाखों रुपए का गबन का मामला सामने आया है, जो राशि लगभग 50 लाख की बताई गई है। मामला सामने आने के बाद जमुई जिले के 3 थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है। मुंगेर के बैठने वाले इस बैंक के कार्यालय जो मुख्य प्रबंधक है उनके द्वारा। बता दें कि जो मामला आया है, जो ऑडिट कराया गया था, वो बताया जा रहा है कि माइग्रा खाता था जो, और माइग्रा खाता का रिपोर्ट ऑडिट कराया गया था 2019 में। और उसके बाद जो सहयोग समिति बिहार कि जो रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि जमुई जिले के जो झाझा शाखा के जो प्रबंधक हैं उन पर 32 लाख, साथ ही वही श्री बाल सूर्य विनय जो लक्ष्मीपुर शाखा के भी प्रबंधक तत्कालीन थे उन पर वहाँ भी लगभग 14 लाख, और फिर चकाई शाखा के परमानंद गुप्ता जो तत्कालीन शाखा प्रबंधक थे उन पर लगभग 9 लाख रुपए का गबन किया गया है। और इस तरह से बताया गया कि जो माइग्रा खाता, बता दें कि माइग्रा खाता वो खाता होता है जिसमें खाता तो बंद हो गया लेकिन राशि की निकासी नहीं हुई। वैसे खाते का ऑडिट होने के बाद यह मामला सामने आया है कि जमुई की जिले के 3 शाखा जो मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है उसके 3 शाखा के तत्कालीन प्रबंधक के द्वारा यह राशि की निकासी की गई है, जिसका हिसाब नहीं मिल रहा है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में यह आशंका और संभावना है कि नकेल कसा जाएगा और घोटालेबाज या फिर गबन करने वाले सलाखों के अंदर जाएंगे। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। तो 3 शाखाओं में 50 लाख का गबन से जुड़ा हुआ यह मामला। जमुई से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में गबन की खबर, बैंक घोटाले की जो पूरी कहानी है हम आपको बता रहे हैं। 3 शाखाओं में हुए घोटालों के, लाखों के घोटाले की अब जांच होनी है। केसी कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पर अब तक के अपडेट जानते हैं। कुंदन, क्या अपडेट है इस वक्त? बता दूं कि ये जो 3 तत्कालीन मैनेजर है, शाखा प्रबंधक है दी मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लिमिटेड है, उसका वो जो झाझा, लक्ष्मीपुर और चकाई अलग अलग थाने में केस दर्ज हो गया है। और केस, जैसा कि पुलिस अधिकारी से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि केस दर्ज होने के बाद हम लोग छानबीन शुरू कर दिए हैं। बता दें कि ये माइग्रा खाता जो किसानों का खाता था, जो खाते बंद हो गए, उसमें जो पैसे जमा थे जिनकी निकासी नहीं हुई थी, उनका किस तरह से निकासी हुआ, इसका खुलासा हुआ है ऑडिट रिपोर्ट के आने के बाद। और जो रजिस्ट्रार है, जो सहकारी समितियां के, उनके द्वारा निर्देश दिया गया। और फिर ये जो मुंगेर में जो बैंक के अधिकारी हैं उनके निर्देश पर ये एफआईआर हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए केसी कुंदन, जो बता रहे थे कि बैंक में घोटाले की कहानी क्या कहती है और अब जाकर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। तो 3 थानों में मामला दर्ज कर दिया गया है और ऐसे में अब सहयोग समितियों के रजिस्ट्रार का जो निर्देश सामने आया उसके बाद एक्शन में सभी लोग हैं। निर्देश पर बैंक अधिकारियों ने केस दर्ज कराए हैं 3 अलग अलग थानों में। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़े घोटाले के तौर पर और खबर है धनबाद से, जहां के बागबारा अंगरा पथरा ओपी क्षेत्र में एसडीएम ने छापेमारी की है और नकली सीमेंट की मिलावट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस दौरान काफी मात्रा में नकली सीमेंट जब्त की गई है। 2 गाड़ियों की जब्ती के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि मौके से अवैध धंधे का संचालक भाग निकला। एसडीएम की इस कार्रवाई से अवैध धंधेबाजों में खलबली है और जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, जो 2 आरोपी हैं, उनसे पूछताछ में
कई चीजें सामने आई हैं। पुलिस को उन्होंने बताया कि वे लोग अंगरा पथरा निवासी टिंकू अंसारी के लिए मिलावटी का कार्य करते थे। गुप्त सूचना से जानकारी मिली थी कि आपके अंगार पाथरा जुगता के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सीमेंट का गलत कारोबार कर रहे हैं। दूसरे कंपनी का सीमेंट को एसीसी के बोरे में भर के आपके आसपास के बाज़ारों में लोगों को ऊंचे दाम पे बेचा जा रहा है। और उसी के मद्देनज़र आज जब मैं रेड किया तो वो बातें सच पाई गई। आगे जो भी इसकी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हमारे थाना प्रभारी करेंगे। 2 लोग पकड़े गए, गाड़ी भी पकड़ी गई है, सीमेंट पकड़े गए, प्लस इसमें जिनकी जिनकी संलिप्तता होगी, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से बोरा बन रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन में हमारे थाना प्रभारी बाकी कार्रवाई करेंगे। धनबाद में निरसा थाना क्षेत्र के गोपालगंज मोड़ के पास बन रहे पावर सब स्टेशन में केबल चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। देर रात 25 से 30 की संख्या में आए चोरों ने सब स्टेशन में तैनात 2 गार्ड को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। सुबह करीब 4 बजे तक लूटपाट की। चोरों ने पावर स्टेशन में रखे नए ट्रांसफार्मर को खोलकर उसके अंदर से तांबा के केबल समेत कई कीमती कलपुर्जे लूट लिए। ट्रांसफार्मर के तेल को बहाया गया और इस पूरी घटना की जानकारी मिलने पर सुबह में मौके पर पुलिस पहुंची, गार्ड को मुक्त कराया, साथ ही पूरी घटना की जानकारी ली गई। पिछले साल भी सब स्टेशन से करीब 20 लाख की संपत्ति की चोरी हुई थी और इस घटना को लेकर आसपास के लोगों में डर का माहौल है। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास 25-30 की संख्या में लोग आए। हमारा गाड़ी यहाँ दोनों जग रहा था अभी, और कुछ आगे से कुछ पीछे से उन लोगों को बंधक बनाया और यहाँ पर हथियार लेकर भी वो लोग आया था। 2 आदमी वहाँ उसके पास बैठ गया, गार्ड के पास, हाथ पैर भी उसका ऐसे करके बांध दिया था। और उसके बाद अपना गैस कटर लगाकर पूरा अंदर का कॉयल रॉड जो भी कॉयल था निकाल लिया। पूरा इसमें जो भी मतलब तेल था खोल के बाहर बहा दिया। सामान की चोरी तो ऐसे इस पीटीआर की कीमत प्रॉपर तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन 25, 26, 27 लाख के आसपास होगा इसका कीमत, 26 या 27 लाख का। झारखंड में नक्सलियों ने अब रणनीति बदल दी है। अब नक्सली दस्ते में टेक्निकल एक्सपर्ट को या तो रख रहे हैं या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट की सलाह ले रहे हैं। संगठन में शामिल सदस्यों को इंटरनेट, डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल की जानकारी दी जाती है और इसके साथ कुछ आपराधिक संगठन इस तकनीक का इस्तेमाल कर कानून को चुनौती दे रहे हैं। हाल के दिनों में राजधानी रांची में पीएलएफआई के नाम पर लेवी की मांग बढ़ी है। बड़े कारोबारी इनके रडार पर हैं। लेवी की डिमांड के लिए इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को इस सनसनीखेज जानकारी हाथ लगी। पीएलएफआई और माओवादी संगठन अब अपने दस्ते में टेक्निकल एक्सपर्ट को शामिल कर रहे हैं। माओवादियों के कैंप में महीने में 2 दिन और पीएलएफआई के कैंप में 1 दिन ये ट्रेनिंग जरूरी कर दी गई है। बहुत सारे ऐसे पीएलएफआई कमांडर जो इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, लेकिन कहीं गलती कर गया रांची के सीमा क्षेत्र में आने की, उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ गया। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि हम दूर बैठ के दूर दराज के जंगल में और रांची के सीमावर्ती क्षेत्रों में रख के यदि हम अपने मंशा में कामयाब हो जाएंगे तो उनकी भूल है। रांची में हाल की घटनाओं की बात करें तो धुरवा में 2 टेंट कारोबारी से 50-50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। धुरवा में एक टेंट कारोबारी के घर पर फायरिंग भी की गई। कांके में डॉक्टर से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई। कांके में ही जमीन कारोबारी से 30 लाख की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी को लेकर एक बिल्डर के ऑफिस पर गोलीबारी की गई। कोतवाली इलाके में टेंट कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। इनमें से कुछ मामलों में पीएलएफआई का नाम सामने आया है, जबकि कुछ में पीएलएफआई के नाम का इस्तेमाल दूसरे अपराधियों ने किया है। अभी जो अधिक गतिविधि शुरू हुआ तो ये लोग भी अपना गतिविधि शुरू किया कि पैसा वसूलने के चक्कर में, क्योंकि बेसिकली अभी ये लोग एक क्रिमिनल गैंग बनकर रह गया है। जहां जहां पैसा वसूल सकता है वहां पहुंचता है, तो इसके हम लोग इलाज करेंगे। मगर इसमें कोई शक नहीं कि नक्सली और उग्रवादी संगठन खुद को हाईटेक करने में जुटे हैं। पुलिस भी नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को अपग्रेड कर रही है। इंटरनेट कॉल से कारोबारियों को टारगेट करने वाला अवधेश उर्फ चूहा की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जो चिंता का सबब है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची।
इधर पलामू के मेदिनीनगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे जल स्रोतों को, तालाबों को अतिक्रमण किया गया है जिसे मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। सरकार के आदेश के बाद मेदिनीनगर निगम शहर के सभी तालाबों को सूचीबद्ध कर रहा है और अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर रहा है। दरअसल हर साल गर्मी के दिनों में पानी की समस्या होती है और इसकी मुख्य वजह है जलाशयों में अतिक्रमण। अगर सारे जलाशय साफ हो जाएं तो शहरवासियों को काफी आसानी होगी। सभी तालाब जो शहर में है उसको अगर नगर निगम नापी के लिए नोटिस जारी किया है तो हम तो पहले बधाई देंगे, लेकिन सबसे अफसोस है कि पलामू जिला में खासकर काम पर सब सरकारी जरूर अफसर आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर बाद में क्यों लोग रुक जाते हैं। साथ हमारे बड़े वाटर बॉडीज हैं, छोटकी बेरिया बांध, मेदिनीनगर, गुरियाही चेक डैम, बारालोटा, समदाहार, रेड़मा रेलवे कॉलोनी में, चैनपुर, स्कूलिया, पोखराहा, चैनपुर, किशनसौर, सूर्य मंदिर, चैनपुर। मतलब इस निगम क्षेत्र में जितने भी हमारे बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं तालाब हैं, इसमें दोनों अंचलाधिकारी के द्वारा निगम में स्थानांतरण करने के लिए पत्र दिया है और डीसी को भी लिखा गया है। इसका सुंदरीकरण करना है। और नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर की हत्या के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की नालंदा से, जहां डॉक्टर की हत्या कर दी गई और उसके बाद हंगामा हो रहा है। हत्या के बाद जो ग्रामीण है काफी गुस्से में है। उन्होंने बिहार शरीफ राजगीर सड़क पर जाम किया है, अगजनी की है और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इस हत्या के विरोध में अगजनी की जा रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। और ऐसे में हम आपको खबर करें कि दीपनगर में डॉक्टर की हत्या हुई। इसके बाद लोग गुस्से में आ गए। जो स्थानीय लोग थे, जो ग्रामीण थे, उन लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा कई लोगों को। और अभी फिलहाल आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है और अपना विरोध जताया है। और अभिषेक के फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी। अभिषेक, क्या जानकारी है? जी बता दो कि कल एक आरएमपी डॉक्टर समेत 3 लोगों के चाकू मारकर दो लोग तो घायल हो गए थे कि मौत घटनास्थल पर हो गई थी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कल देर रात तक काफी हंगामा किया सदर अस्पताल में। उसके बाद भी आज फिर दीपनगर बाजार में आज लोग आगजनी कर सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि इन लोग का मांग है कि जो हत्यारोपी जो पकड़ा गया है उससे खून का बदला खून लिया जाए, लेकिन यहाँ के जो एसपी है उन्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से कानून नहीं चलती है, लेकिन फिर भी इन लोग की मांग है जो कि हमको उससे खून का बदला खून लिया जाए। इसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, हालांकि इस घटना के बाद जो लोगों का गुस्सा है वो लोग अपनी मांगों पर अड़े हैं। खगड़िया के बिलदौर के बाबा बासा के पास पूर्व पंचायत सदस्य समिति सदस्य नरेश राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जहां से इलाज के लिए बिलदौर पीएचसी उन्हें लाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में सनसनी है और आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है, टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और जांच में जुटी है। वो खाली घूमने गया, दिल्ली जाता था घूमने के लिए। अच्छा, दासिन बसा के सामने गोली मार दिया। ये कितने समय की बात है? ये समय यानी कि 6:30 बजे के पकड़ के पीछे लग गया था। हम सब सोचे कि उनका कोई व्यक्तिगत गप होगा, इसलिए पीछे लग गया, जो हमारे सामने नहीं करना चाहता। तो थोड़ा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। हम सोचे गप करके आएंगे। थोड़ा देर के बाद जब हम पीछे ओझल हो गया, कोई हाथापाई और भी हमको नहीं समझ में आया, लेकिन जब ओझल हो गया तब गोली का हम आवाज सुने। पलामू में अब तक धान क्रय केंद्र का संचालन नहीं होने की वजह से किसान परेशान हैं। धान खलिहान में ही पड़े हुए हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। इधर चैनपुर के किसानों की माने तो सरकार समय पर धान नहीं खरीदती, जिसके कारण किसान मजबूर होकर कम दामों में धान बेचते हैं। हो रही है, किसान पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो। राज्य सरकार सेंट्रल सरकार के दोनों को बात करके किसान पर तुरंत ध्यान देनी चाहिए और उसकी तुरंत व्यवस्था करना चाहिए क्रय करने के लिए। अभी तक तो नहीं हुई है, सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आज के दिन में हेमंत सरकार को पता नहीं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन इनको इतना भी पता नहीं है कि धान जब किसान काटता है तो धान तो अधिकतर सूखा हुआ धान रहता है। और दूसरा चीज की इतना दिन से धान खरीदा जा रहा था और आज इनको 15 दिन और 20 दिन के टाइम मांग रहे हैं।
आजादी के लंबे समय बाद गुमला लातेहार के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए पक्की सड़क का निर्माण का काम शुरू हो गया है। यहां सड़क नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कत होती थी। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 80 करोड़ की लागत से बन रही है। सड़क निर्माण शुरू होने के मौके पर बीजेपी सांसद पहुंचे और मांदर की थाप पर लोगों के साथ जश्न मनाया। जिस सड़क की आधारशिला रखी गई है, यह अपने आप में बड़ा दुर्गम क्षेत्र है। नेतरहाट का पाट क्षेत्र होने के कारण और यहाँ के स्थानीय लोगों की निरंतर मांग हो रही थी। अति सुदूरवर्ती पठारी यह क्षेत्र है, वर्षों से उपेक्षित भी रहा है, अपेक्षित भी रहा है। ऐसी स्थिति में आज यहाँ के जनताओं की चिर परिचित मांग, जो लोगों ने जो रोड का जो सुविधा होना चाहिए, इसके लिए संजय लगातार मांग करते रहे हैं। यहाँ आवश्यकता थी भी। ये रोड चुरमुंडा से लेकर दोहरापाट तक बनेगी। लंबाई 27 किलोमीटर है और गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए इसमें आरसीडी के पैटर्न पर सब व्यवस्था की गई है। अच्छी क्वालिटी की सड़क बनेगी। बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की, तो तीसरे चरण का ट्रायल तेजी से चल रहा है। एम्स के तीसरे और अंतिम फेज में लक्ष्य है कि 1000 लोगों को डोज दिया जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ 300 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अधीक्षक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए वैक्सीन को सफल बनाने के लिए बिना देर किए लोग ट्रायल में भाग जरूर लें। भाग लेने वाले जो लोग हैं वो एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नंबर है 9471 408832 पर। ट्रायल तेजी से चल रहा है। बस लोगों से अपील है कि जो जितना ज़्यादा संख्या में आके अपने को इनरोल कराएं और वैक्सीन लें। जी, क्या लक्ष्य है आपका? जैसे अगर कहा जाए तो तकरीबन 90 लोगों को फर्स्ट और सेकेंड ट्रायल में दिया गया था डोज। थर्ड फेज में कितना? थर्ड फेज में हमें करीब 1000 लोगों को हम लोग देने का प्लान है हमारा। तो लोग जो जितना जल्दी से जल्दी जो लोग आएंगे, जो सबसे पहले आएंगे, उनको हम इनरोल करेंगे और उनको वैक्सीन देंगे। बाकी लोगों पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं ट्रायल में। रुझान क्या कह रहा है? फर्स्ट और सेकंड जो ट्रायल है उसमें लोगों ने जिस तरह से भूमिका निभाई थी भाग लेने में, क्या लग रहा है थर्ड फेज में लोग आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, थर्ड फेज में काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज से ज़्यादा लोग थर्ड फेज में आ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन की सेफ्टी फर्स्ट और सेकंड फेज में इस्टेब्लिश हो रखी है। तो इसलिए लोगों के अंदर थोड़े क्वेश्चंस कम हैं और ट्रायल में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इधर पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में एक 4 साल के बच्चे में कई बीमारियों के जाल में वो फंसा हुआ है, लेकिन उसके परिवार वाले इलाज कराने में सक्षम नहीं है। सरकार आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इस मासूम बच्चे को ऐसी स्थिति में देखकर मां बाप घुट घुट कर जी रहे हैं। प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से अगर मदद मिल जाती है तो शायद उनका बच्चा ठीक से हंस खेल पाएगा। परिवार स्वास्थ्य विभाग का चक्कर लगाकर थक चुका है। जना हो करके शनिवार को ऐसे मिर्गी जैसा हो गया छोटा में, तो ऐसे ही इधर उधर घूमने लगा माता। आज जो अधिक ऐसे करेगा। हम लोग का कहना है कि गांव वाला सबका इसका बच्चा खराब है, चल नहीं पाता है, कमर भी कमजोरी है, खाना पीना नहीं खा सकता अपने मन से। उसके बाद इसका गरीब घर से रेखा से जिंदगी है, सब अपने से देखभाल नहीं कर पाता। इसका हम लोग को चाहते हैं कि सरकार इसको कुछ मदद करे। सरकार ने मातृ शिशु के स्वास्थ्य सुविधा को लेकर 2011-12 में करोड़ों की लागत से अस्पताल बनवाया ताकि मातृ शिशु की मृत्यु दर को कम किया जा सके, लेकिन 10 साल बाद भी यहां सुविधाएं कुछ नहीं है। अस्पताल बनवाने के लिए जिन रैयतों की जमीन ली गई उन्हें भी मुआवजा नहीं मिला। रैयतों का आरोप है कि प्रशासन ने 6 कट्ठा जमीन बोलकर ठप्पा लगवा लिया और उनके 6 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। यहां के लोगों की खेत भी गई और स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं मिल सकी। यहाँ से हम लोगों को कुछ सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा सिर्फ यहाँ डिलीवरी केस आता है 1-2 ठो, उसको भी अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो वो भी वापस। तुमको मजा मिलेगा, नौकरी मिलेगा 5 ठो घर का परिवार का, और तुम्हारा जितना परिवार है सबको या फ्री इलाज होगा। और माँ है दोनों को बोला कि तुम दोनों को गाय
देंगे दूध खाने के लिए, मकान बना देंगे, चापाकल देंगे, कुआं देंगे, और अभी तो कुछ नहीं मिला। 6 कट्ठा जमीन बोल के 6 बीघा ले लिया। 6 कट्ठा मंगल लोग बोल 6 कट्ठा दे, 6.5 बीघा ले, 6.5 बीघा जमीन ले ले। अब तो हम दियो धुंधी लिखल ना पढ़ल ना, बूढ़ी के तो जानबे करे लालच में तो है घर नौकरी। रांची रेलवे स्टेशन पर बीमार लोगों को अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब रांची रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे 7 दिन एम्बुलेंस की सेवा मिलेगी, यात्रियों को सुविधा मिलेगी। सीनियर टीओएम ने बताया कि लोगों की काफी भीड़ रांची स्टेशन पहुंचती है, इसलिए इस एम्बुलेंस से लोगों को फायदा मिलेगा। ये स्टेट कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है और अब तो ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो गया है। पहले भी रेलवे मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से तत्परता से हम लोग रहते थे कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और जो अभी जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे एक एम्बुलेंस रखा जा रहा है CSR IOCL के साथ, तो एक फर्दर एडिशन हो जाएगा और डेफिनेटली जो पैसेंजर्स यहाँ आने वाले हैं एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस। और चूँकि 24 घंटे यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहेगी तो उसकी उपलब्धता जो है वो डेफिनेटली हमारे को 24 घंटे रहेगी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।